हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये देखिए आप जो मैप आपको देखने को मिल रहा है, ये है बाकू, अजरबैजान में स्थित है और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है कॉप समिट वो होना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट से डिस्कस करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में। साथ ही हम यहाँ पे जो सीबीडी है, यूएन का कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसको हम देखेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपके काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लेकर के मेंस में भी सवाल होगा, प्रीलिम्स में भी होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में भी एनवायरनमेंट का वेटेज सबसे ज्यादा है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं मैप का लोकेशन, कॉप 29 की बात करी जा रही है। बाकी आप अगर कंट्रीज के बारे में देखें तो ये है बाकू जो कैस्पियन सी के पास में है। अजरबैजान जो है ये आपको देखने को मिल जा रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट भी हम लोगों को पता है। ठीक है, नागोर्नो काराबाख जिसको हम कहे हैं, यूपीएससी ने इसके ऊपर भी सवाल पूछा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है नागोर्नो काराबाख के बारे में। और साथ ही जो कंट्रीज हैं आसपास, जैसे वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ईरान है। ठीक है, यहाँ जॉर्जिया है, रशिया है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी भी कंट्रीज को आप जब भी मैप आप देख रहे हैं तो आप इन कंट्रीज को भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये नागोर्नो काराबाख, इसके ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी सवाल पूछ रखा है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट के एंगल से। ये सीरिया है, गोलन हाइट्स का जो डिस्प्यूट है। ठीक है, इजराइल के साथ में। ये तुर्की है बेसिकली, जहां पे हमने देखा है कि अर्थक्वेक आया था, ऑपरेशन दोस्त भारत ने लॉन्च करा था। और ईरान हम देख ही रहे हैं, सऊदी अरेबिया, यहाँ हम देख रहे हैं इराक। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज बेसिकली आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये साउथ अमेरिका में कोलंबिया है। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जो एनुअल क्लाइमेट चेंज मीटिंग होना है बाकू में, ठीक है, अजरबैजान, इस साल नवंबर 11 कंट्रीज जो है वो करेंटली असेंबल हुए हैं कोलंबियन सिटी ऑफ काली फॉर द यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, जो कि हर 2 साल में होता है। बायोडाइवर्सिटी यूएन का जो सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये बेसिकली हर 2 साल में आपको देखने को मिल जाएगा। साउथ अमेरिका ये रहा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से गुजर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अफ्रीका इकलौता कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये गुजरता है। ठीक है, आप देखोगे अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये इक्वेटर और ये अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इकलौता अगर कॉन्टिनेंट कोई है तो ये अफ्रीका है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये इक्वेटर का लाइन जो है उसके पास में ये स्थित है कोलंबिया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीबीडी के बारे में पहले हम चीजों को समझ लेते हैं। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है सीबीडी, ये 1992 के रियो अर्थ समिट से होता है ब्राजील में। ठीक है, और यहीं से यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी का उद्गम होता है। यूएनएफसीसीसी का जो ओरिजिन है 1992 के रियो अर्थ समिट से यूएन सीबीडी। ठीक है, और सीबीडी क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को, रीस्टोर करता है नेचुरल इकोसिस्टम को और इंश्योर करता है बेनिफिट्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए बहुत फैंसी शब्द है, कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण करना है, एनवायरनमेंट में जो भी स्पीशीज हैं, जो भी इकोसिस्टम है, इन सबको प्रोटेक्ट करना है। ये तस्वीर से आप समझ जाइए कि इन सबको मतलब बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। यही है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो विविधता है उसको यहाँ पे बात किया गया है। यूएनएफसीसीसी 1992 प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल हो सकता है। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें तो ये देखिए आप, बाकी आप मैप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आपको कोलंबिया देखने को मिल रहा है, इक्वाडोर, ठीक है, पेरू, नीचे ऊपर वेनेजुएला, यहाँ ब्राजील भी आपको देखने को मिलेगा। अमेज़न का जो रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न रिवर भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ब्राजील से ही फुटबॉल के लिए भी काफी मशहूर ये है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ठीक आपको मतलब ऊपर, जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ठीक ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो। अर्जेंटीना आप नीचे देख सकते हैं, चिले आप नीचे यहाँ देख सकते हैं, पैराग्वे ये लैंडलॉक्ड है और बोलीविया ये भी लैंडलॉक्ड है। बोलीविया और पैराग्वे यही दोनों हैं जो साउथ अमेरिका में लैंडलॉक्ड हैं। तो ये भी सवाल अगर मैप के कंटेक्स्ट में बने, प्लेसेस इन न्यूज पे यूपीएससी सवाल पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो उरुग्वे भी नीचे आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इस साल का जो मीटिंग है 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू सीबीडी या कॉप 16, इसकी बात अगर हम करें तो ये फर्स्ट है आफ्टर अ लैंडमार्क एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी फाइनलाइज्ड 2 years अगो। क्या हुआ था 2 साल पहले, तो कनमिंग
मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये पढ़ेंगे अभी। कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये हुआ कॉप 15 जो मॉन्ट्रियल में 2022 में हुआ, यानी कि ठीक 2 साल बाद हम 2024 में कॉप 16 पे पहुंचे हैं। और यहाँ पे 4 गोल्स के बारे में बात करा गया और 23 टारगेट्स को कि 2030 तक अचीव करना है। 2030 तक कनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जो है, कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, उसके बारे में बात करा गया। 16th जो कॉप 16 बेसिकली इसके पहले मतलब कॉप 15 में जो कंक्लूड हुआ था। तो पहले तो आपको स्टेटमेंट में ध्यान रखना है कि कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कब आया था, कॉप 15 में आया था। कहां हुआ था? मॉन्ट्रियल में हुआ था। और टारगेट कब के लिए है? तो 2030 के लिए है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो ये इंक्लूड करता है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टारगेट क्या है। तो टारगेट है 30 into 30। ये क्या है? ये कह रहा है कि एटलीस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड्स एंड ओशंस, स्पेशली जो बायोडाइवर्सिटी रीच एरियाज हैं, अंडर कंजर्वेशन बाई 2030। ठीक है। और इनिशिएट करना रिस्टोरेशन वर्क एटलीस्ट 30% ऑफ डिग्रेडेड लैंड और मरीन इकोसिस्टम्स बाई 2030। देखिए बात को समझिए, 30 into 30 में दो चीजों को कवर किया गया है। एक 30 जो है वो कह रहा है कि कंजर्व करना है। एक 30 जो है वो साफ तौर पे कह रहा है कि जो विश्व के लैंड्स एंड ओशंस हैं, जहां पे बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज है, उनको हमको बचाना है, कंजर्वेशन बाय 2030। और दूसरा रिस्टोरेशन करना है, मतलब जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं या खत्म होने के कगार पे हैं, उनको हमको बचाना है एटलीस्ट 30% ऑफ डिग्रेडेड लैंड और मरीन इकोसिस्टम बाय 2030। तो फिर वो चाहे लैंड हो चाहे वो ओशन हो, मरीन इकोसिस्टम उनको हमको बचाना है। ठीक है, दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। पहला, लैंड और ओशन को एटलीस्ट 30% ऑफ और जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज के हैं, और दूसरा रिस्टोर करना है। एक तो बचाना है कि भाई वो खत्म होने वाले हैं, तुमको बचाना है, और एक जो खत्म हो चुके हैं, उनको हमको वापस से नॉर्मल पे लाना है। ठीक है, दोनों का यही फर्क है। दोनों में ही लैंड और ओशन की ही बात हो रही है, दोनों में 30% की ही बात हो रही है। एक जो खत्म हो चुका है उसको हमको वापस से लाना है, एक जो खत्म होने के कगार पे है उसको हमको बचाना है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की ईमानदारी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कहीं पर भी मतलब कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, स्टडी मटेरियल है का मतलब आपको लगता है कि एनफ नहीं है, या आपको लगता है आंसर राइटिंग में इवैल्यूएशन की जरूरत है, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत है, तो उसके लिए कविश आईएएस आपके साथ हमेशा रहेगा। यहाँ कोलकाता में 2 सेंटर्स हैं, वीआईपी रोड और हाजरा रोड में। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं एनरोल करा सकते हैं यूपीएससी 2026-27 के लिए, फर्दर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए, ताकि आप और ज्यादा अपडेट कर सके और आप अपने ड्रीम तक पहुंच सके बगैर किसी हेजल के। तो इसमें हम जितना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे बिल्कुल देंगे। तो फर्दर डिटेल्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं वेबसाइट से, और फिर वहां से भी आप जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। चलिए, तो यहां हम देखते हैं मोमेंटम फॉर 30 into 30। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो आप नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए, सबसे पहला जो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स है कॉप 16 का, वो है एक्सपीडाइट करना प्रोग्रेस 30 into 30 टारगेट्स का। जो कनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है फ्रेमवर्क, ईच कंट्री इज सपोज टू प्रिपेयर एंड सबमिट एक्शन प्लान्स, जिससे वो बायोडाइवर्सिटी लॉस को अपने ही जुरिस्डिक्शन में रोक सके। ये हर देश को ये काम करना है मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के तहत, कनमिंग मॉन्ट्रियल। और इससे नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजीज और एक्शन प्लान्स के बारे में बात करा गया है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन प्लान्स जो सिमिलर है नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के, जो कंट्रीज ने 2015 के पेरिस एग्रीमेंट जो क्लाइमेट चेंज पे हुआ था उसके बारे में है। देखिए, जैसे पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ तो कंट्रीज ने INDC दिया, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, कि हर देश का क्लाइमेट चेंज को लेकर के कितना हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कितना हम उसको बचाने में अपनी योगदान दे सकते हैं, भूमिका दे सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो कनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क है उसके तहत नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन प्लान्स के बारे में बात करा गया। हालांकि अभी तक सिर्फ 32 देश हैं 196 में से CBD के, जिन्होंने अपना NBSAP दिया है, और बहुत सारों का बात है कि वो कॉप 16 में देंगे, मतलब अभी बहुत सारे कंट्रीज नहीं दिए हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो हाई सीज ट्रीटी के बारे में भी बात किया गया है। इनको बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन भी कहा जाता है, हाई सीज ट्रीटी को। ठीक है, हाई सीज ट्रीटी को बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। तो ये फाइनलाइज किया गया था लास्ट ईयर, एक सेपरेट इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिससे इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ ओशंस को बचाने की बात करी गई है 30 into 30 में ही। और हाई सीज ट्रीटी क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है कि डिमार्केट करना प्रोटेक्टेड एरियाज बायोडाइवर्सिटी रिच पार्ट्स ऑफ द ओशंस में, जैसे कि नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में और लैंड पे, जहां ह्यूमन एक्टिविटीज को रेगुलेट या रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है।
ह्यूमन एक्टिविटीज को देखिए, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जब हम बात करते हैं, देखिए नेशनल पार्क अगर हम बात कर लेते हैं और एक तरफ हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर लेते हैं। नेशनल पार्क वाले केस में क्या है कि प्रोटेक्शन जो है वो ज्यादा है, प्रोटेक्शन तो ज्यादा है, ह्यूमन सेटलमेंट जो है, ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकता, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जब हम बात करते हैं, यहाँ प्रोटेक्शन एज कंपेयर टू नेशनल पार्क थोड़ा कम होगा। यहाँ हम ह्यूमन सेटलमेंट देखें तो हो सकता है थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्टेड ट्राइब्स वगैरह के लेकर के, और किसी भी स्पीशीज के लिए बेसिकली ये हो सकता है। तो ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। ये दोनों में फर्क है, और अगर इनको डिक्लेयर कौन करता है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके, और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के परमिशन से ही कुछ किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा बेसिकली अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा शेयर्ड जेनेटिक रिसोर्सेस। तो ये समझते हैं हम। देखिए अब सीबीडी की बात जब हम करते हैं, यूएन का जो सीबीडी है ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, लीगली इकलौता बाइंडिंग एग्रीमेंट है, मतलब जो भी होगा ये लीगली बाइंड करेगा, सभी को मानना पड़ेगा, ठीक है, पहला चीज। तो एक तो ये लीगली बाइंडिंग होगा, और इसके तहत दो चीजों को हम डिस्कस करेंगे। पहला है नागोया प्रोटोकॉल और दूसरा है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक है। एक यहाँ पे दिया गया है नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है, और दूसरा हम कार्टाजेना के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हाई सीज ट्रीटी का, वही सारी बातें हैं जो आप पढ़ सकते हो पहले वाले पॉइंट में। दूसरा जब हम डिस्कस कर रहे हैं नागोया, तो यहाँ पे एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म्स के बारे में बात करा गया है कि किस तरीके से बेसिकली जो बायो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उनके बारे में, मतलब फेयर जो बायो रिसोर्सेस हैं उनके बारे में, एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस, ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेस के बारे में यहाँ पे बात करा गया है नागोया में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कार्टाजेना प्रोटोकॉल की बात करोगे तो ये बात करता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, LMO। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों में फर्क ध्यान रखिएगा, ठीक है। नागोया जो है उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग जेनेटिक रिसोर्सेस का, कार्टाजेना जो है वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं तो फाइनेंस के ऊपर सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो तो 1850 में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तब से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो तो बहुत तरक्की कर गए हैं। भारत जैसा देश तो आजादी होता है 1947 में, और तब से लेकर के हमारा देश को 75 ईयर से ज्यादा हो चुका है, हमने बहुत बार वॉर लड़ा है, चाहे हम पाकिस्तान की बात कर ले, चाहे हम चाइना की बात कर ले। एक्सटर्नली, इंटरनली हम देखें तो हम अपने ही नक्सलाइट्स, मतलब छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में, आंध्र प्रदेश, यहाँ नक्सलिज्म है, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, यहाँ पे तो मतलब इंटरनली देश लड़ रहा है। कश्मीर का हम सबको मुद्दा पता है। इन सब के बावजूद भारत आज सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, फिर भी हम ग्रोथ कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली दोनों बराबर नहीं चल सकते हैं, इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि आप क्लाइमेट चेंज को बचाइए, लेकिन वो भागते हैं इस चीज से कि भाई हमारा तो हो गया, अब क्या प्रॉब्लम है, अब जो डूबेगा मालदीव्स डूबेगा तो मालदीव समझेगा, लेकिन मालदीव्स तो भारत का पड़ोसी है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत तो भारत सामने आएगा मदद करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ के भी जो मुंबई और कोलकाता जैसे शहर हैं, उसको भी कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से पर्यावरण, मतलब क्लाइमेट चेंज रहा, इसी तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ते गए, तो मुंबई और कोलकाता आने वाले समय में सबमर्ज हो जाएंगे। मुंबई हम सबको पता है कि फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे देश का, ये बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इस वजह से समय रहते हमें चीजों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस जो बात करा गया है कि कम करना प्री इंडस्ट्रियल लेवल के पहले जाकर के, तो वो मुश्किल है अचीव कर पाना अगर मतलब ज्वाइंट कोलैबोरेशन नहीं होगा। तो खैर फाइनेंस की बात करते हैं तो यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि 200 बिलियन पर ईयर का बात करा गया है, ठीक है, बाई 2030। बट अभी तक डेवलप्ड एटलीस्ट मतलब उनको $20 बिलियन की बात करी गई है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे। अब वो कितना देंगे ये देखने वाली बात है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया $30 बिलियन पर ईयर हो बाई 2030, मतलब 20 से वो 30 की बात कर रहे हैं कि $30 बिलियन डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब यूएस से कनाडा जैसी कंट्री, इंडिया चाइना को देगी 20 to 30 बिलियन, 30 की बात करी गई है बिलियन डॉलर्स बाई 2030, वेज एंड मीन्स वो मोबिलाइज कर सके।
कंट्रीज जो है उनको ये भी कहा जाएगा कि वो हार्मफुल जो बायोडायवर्सिटी के लिए उनको वो हटा सके, जो भी चीजें हार्मफुल हैं एनवायरनमेंट के लिए उसको वो हटा सके। साथ ही साथ में यहाँ आप देखोगे तो ये कहा गया है कि ओवर फिशिंग नहीं होना चाहिए। ओवर फिशिंग होगा तो मछलियां खत्म हो जाएंगी, फिर से मरीन इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। एनकरेज करना डिफॉरेस्टेशन, तो ये भी गलत है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन को हमें प्रमोट करना है। सब्सिडाइज करना है यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को, तो ये चीजें जो हैं मतलब ये हम देख सकते हैं कि अगर इस तरीके से रहेगा तो कहीं ना कहीं मतलब कन्मिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क में ये कहा गया है कि इसको 500 बिलियन, जहां 200 बिलियन की बात हुई है वहां उसको 500 बिलियन डॉलर्स तक हो बाई 2030। तो ये सारा पॉइंट्स है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट का भी बात किया गया है। नाउ ये कार्बन क्रेडिट क्या है, अब मान लेते हैं कि जैसे दो कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं। एक हम मानते हैं कि यूएसए, ठीक है। दूसरे तरफ हम मानते हैं कि चलिए साउथ अफ्रीका। तो यूएस जो है वो बहुत डेवलप्ड है, तो उनके यहाँ बहुत इंडस्ट्रीज हैं, तो उनके यहाँ जो कार्बन एमिशन का दोनों का टारगेट है 100 का, 100 का। यूएस का जो कार्बन एमिशन हुआ वो हुआ 130, और साउथ अफ्रीका का जो कार्बन एमिशन हुआ वो सिर्फ 70 हुआ, ठीक है। एक ने 30 को क्रॉस कर दिया, 100 था 130 पहुंच गया। एक को 100 था लेकिन वो 70 पे रहा। तो ये क्या करेगा, यूएस अपना जो कार्बन है उसको वो बेच देंगे, पैसे दे करके वो अपना कार्बन बेच देंगे साउथ अफ्रीका को कि भाई तू अपने में दिखा दे इसको, तू पैसे मेरे से ले ले। और अब क्या होगा कि दोनों 100 पे आ जाएंगे, दोनों बराबर, दोनों अपना टारगेट फुलफिल कर लिए और इससे वो पैसा भी दे दिए, तो साउथ अफ्रीका को भी पैसा मिल गया। यानी कि यही है कार्बन मार्केट, ठीक है। ये जो कार्बन क्रेडिट लिखा है इसी को बात करा गया है बायोडायवर्सिटी फंड, और बाकी आप खुद से इस पीपीटी में पढ़ सकते हैं, इस स्लाइड में पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये फिलहाल हमने इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया है, और इसके अलावा जो है वो अभी के लिए, अब ये जब समिट हो जाएगा तो फिर हम आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल ध्यान देने वाली बातें हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया भी, अगर हम स्पेशली बात करें तो देखिए हमारा जो INDC है ये 500 गीगावाट तक की हम बात कर रहे हैं कि हम अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का रखेंगे बाई 2030, ठीक है। इसी के साथ साथ में इंडिया जो है वो कार्बन एमिशन को भी कम करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम नेट कार्बन जीरो एमिटर की भी बात कर रहे हैं बाई 2070। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ में मतलब धीरे धीरे हम अपना जो कार्बन एमिशंस हैं उसको और हम कम करेंगे, और हार्मफुल जो गैसेस हैं उसको भी लेकर के हम यहाँ पे चीजों को और बेहतर बनाएंगे। साथ ही साथ में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हो सकता है, तो वो अलग है, उसको कंफ्यूज नहीं होना है। ये ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रहा है उसको लेकर के है, कि डिप्लीट करना, जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है उसको बचाने से लेकर के है, ठीक है। तो आई होप आपको इस लेक्चर से एनवायरनमेंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए हैं। अगर आप और एनवायरनमेंट के लेक्चर्स चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम इसको लेकर के भी और सारी वीडियोस आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी भी चैनल पर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। अगर आपका प्यार बना रहा तो प्लीज आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और वीडियोस को पूरा देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट करके भी जरूर बताइए। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, आपका टाइम जो है वो वर्थ हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।